प्रधानमंत्री ने किया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ। बोले 10 साल में रिकॉर्ड संख्या में देश को मिलेंगे नए डॉक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश को आने वाले 10 सालों में रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य हो या सभी के लिए मेडिकल शिक्षा को सुलभ बनाने का प्रयास, देश को आने वाले 50 सालों में रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूकंप से मची तबाही को पीछे छोड़कर भुज व कच्छ के लोग अब अपने परिश्रम से इस क्षेत्र का नया भाग्य लिख रहे हैं। आज इस क्षेत्र में मेडिकल सुविधाएं मौजूद है। इसी कड़ी में भुज को आज एक आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मिला है। भूकंप से मची तबाही के पीछे छोड़कर भुज और कच्छ के लोग अब अपने परिश्रम से इस क्षेत्र का नया भाग्य लिख रहे हैं। आज इस क्षेत्र में अनेक आधुनिक मेडिकल सेवाएं मौजूद हैं। इसी कड़ी में भुज को आज एक आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मिल रहा है। ये कच्छ का पहला चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इस आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए कच्छ को बहुत बहुत बधाई। 200 बेड का यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कच्छ के लोगों को, लाखों लोगों को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है। ये हमारे सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों और व्यापार जगत के अनेक लोगों के लिए भी उत्तम इलाज की गारंटी बनकर सामने आने वाला है। साथियों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती। ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, प्रतिष्ठित करती है। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। इलाज के खर्च की चिंता से गरीब को मुक्ति मिलती है तो वो निश्चिंत होकर गरीबी से बाहर निकलने के लिए परिश्रम करता है। बीते सालों में हेल्थ सेक्टर की जितनी भी योजनाएं लागू की गई, उनकी प्रेरणा यही सोच है। आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना से हर साल गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लाखों करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बच रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना जैसे अभियान इलाज को सबके लिए सुलभ बनाने में मदद कर रहे हैं। बिजली षड्यंत्रों के सामने कोयला संकट गहराने की आशंका। देश क्या एक बार फिर एक बड़े बिजली संकट में फंसने की तरफ अग्रसर है। संकेत तो कुछ ऐसे ही है। घरेलू कोयला उत्पादन में ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि बिजली की मांग बढ़ने से कोयला आधारित बिजली षड्यंत्रों पर ज्यादा उत्पादन का दबाव है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयला इतना महंगा हो चुका है कि आयातित कोयले से बिजली बनाने वाले षड्यंत्रों ने तकरीबन आयात बंद कर दिया है। हालात की जानकारी केंद्रीय बिजली मंत्री को भी है और बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने आयातित कोयला आधारित षड्यंत्रों की समीक्षा और राज्यों की तरफ से आयात किए जाने वाले कोयले की स्थिति की भी समीक्षा की। तो पंजाब में नहीं हुई है और उत्तर प्रदेश में भी नहीं हुई है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर हुई है। कहाँ हुई है मैं बता देता हूँ। एक है आंध्र प्रदेश में थोड़ा कमी हुई है, एक राजस्थान में कमी हुई है, एक तमिलनाडु में कमी हुई है। ये सब है। तो कमी के 2-3 कारण। एक तो है
कि वो जो परिस्थिति उस राज्य की जो परिस्थिति उससे संबंधित है। एक तो है तमिलनाडु, वैसे उनका ज्यादातर बहुत सारे प्लांट हैं जो कि आयातित कोयला पर निर्भर था। उसके बगल में आयातित कोयला सस्ता पड़ता था। आज के दिन में आयातित कोयले का दाम हो गया है $140 पर टन, 12-13 हजार रुपये पर टन। हमारा देशी कोयला मिलता है 1000 रुपये पर टन। ये दिक्कत है, पानी मिलने में भी दिक्कत है। फिर भी हमने कहा कि आपका इम्पोर्टेड कोल प्रदेश से तो खरीदिए। दूसरा आंध्र प्रदेश का भी यही है, और कुछ ये रेलवे के द्वारा वहां पहुंचाने में जो विलंब हो रहा है वो है। तो उसमें एक और आंध्र प्रदेश को बिजली मिलती है SCRC सिंगरेनी से। सिंगरेनी जो कोलफील्ड है उसमें भागीदारी है कोल इंडिया लिमिटेड का और आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार का। वहां पर एक्सप्लोजिव की कमी हो गई थी। दुनिया में जो यूक्रेन वॉर हुआ, जो कोविड के कारण दिक्कत हुआ, उसमें एक्सप्लोजिव की कमी हो गई, ये है। लेकिन ये ओवरऑल अगर आप पूछेंगे, ओवरऑल हमारा डिमांड, जैसे हमने कहा, करीब 8-9% बढ़ा है। 197 से लेकर के 1,97,000 से लेकर के 2 लाख मेगावाट तक अब बढ़ा रहा है। इस बार जितना तेजी से डिमांड बढ़ा है उतना तेजी से डिमांड और पहले कभी नहीं बढ़ा। तो जो हमारा कोयले का रिजर्व है वो कम, आज के दिन में 9 दिन का, जबकि रहता था हमारा 14-15 दिन का। तो ये बात सच है कि डिमांड बढ़ा है। उस हिसाब से कोयले का सप्लाई उतना तेजी से बढ़ नहीं सकता है। नया खदान ये चालू करने में समय लगता है। तो ये आपका कहना सही। जेएनयू के बाहर लगे भगवा झंडे और भगवा जेएनयू के पोस्टर हटाए गए। दिल्ली पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू के कावेरी हॉस्पिटल में रामनवमी के दिन नॉनवेज परोसे जाने को लेकर हुई हिंसा के करीब 1 सप्ताह बाद हिंदू सेना द्वारा जेएनयू के मेन गेट के निकट और आसपास के इलाके में लगाए गए भगवा जेएनयू वाले पोस्टर और भगवा झंडों को अब दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आज सुबह जब यह पता चला कि जेएनयू के पास सड़क और आसपास के इलाकों में कुछ भगवा झंडे और पोस्टर लगाए गए हैं, हाल ही की घटनाओं को देखते हुए तुरंत उसे हटा दिया गया है। उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आरोप है कि हिंदू सेना ने चेतावनी भी दी कि यदि भगवा का अपमान किया तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने बताया कि दक्षिणपंथी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने भगवा जेएनयू के पोस्टर लगाए हैं। काले सागर में डूबा रूसी युद्धपोत, मॉस्को यूक्रेन का दावा, हमने दागी थी मिसाइल। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एक विस्फोट में क्षतिग्रस्त हुआ उसका युद्धपोत मॉस्को में डूब गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार काला सागर में रूसी बेड़े के प्रमुख जंगी जहाज मॉस्को को नुकसान पहुंचाने के बाद खींचकर बंदरगाह ले जाया जा रहा है, लेकिन समुद्री उफान के चलते ये डूब गया। 510 चालक दल वाला ये मिसाइल क्रूज रूस की सैन्य शक्ति का अहम प्रतीक था। यूक्रेन के खिलाफ रूस के रास्ते हमले का नेतृत्व यही युद्धपोत नेतृत्व कर रहा था। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने इस युद्धपोत पर अपना 2 नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया था। हालांकि रूस ने ऐसे किसी भी हमले की जानकारी नहीं दी। उसने केवल इतना कहा कि आग लगने के बाद ये जहाज डूब गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉक।